जब से आया बंबई तब से नींद हराम, चौपाटी तुझसे भली लोकनाथ की शाम। हम क्रम से बुला रहे हैं। सबसे पहले प्रेम चोपड़ा और यश चोपड़ा से लेके बात धनंजय चोपड़ा तक आ गई है। मैं धनंजय चोपड़ा को आवाज दे रहा हूं, वो मंच पर आए और धनंजय चोपड़ा को देखिए और ये शेर सुनिए। नजर मासूम, लब हंसते हुए, खिलता हुआ चेहरा, वो कातिल है मगर दिल से लगा लेने के काबिल है। उस्मानी साहब, आसिफ उस्मानी साहब को आवाज दे रहा हूं। ये हमारी साझा तहजीब की नुमाइंदगी करते हैं और पुराने लंतरानी बाज हैं। आज की लंतरानी में आप इनको देखेंगे, इनको महसूस करेंगे और पाएंगे कि लंतरानी कैसे की जाती है। मैं बाबा अभय अवस्थी को आवाज दे रहा हूं। ये जीरो रोड नहीं कहते हैं, कहते हैं शून्य सड़क। बाबा अभय अवस्थी और कमर आगा साहब इलाहाबाद के आदिवासी कहे जा सकते हैं। पुराने समय से रहते हुए, जीते हुए, इलाहाबाद को बदलते हुए उन्होंने कई स्तरों पर देखा है। मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। जब हम लंतरानियों का सिलसिला शुरू करते हैं तो हम एजी ऑफिस में काम करते रहे हैं। हालांकि ये दो अलग बातें हैं, एजी ऑफिस और काम, लेकिन हम एजी ऑफिस में काम करते रहे हैं, एजी ऑफिस में पाए जाते रहे हैं। तो एक बार सुबह सुबह एजी साहब का राउंड हो गया तो पता चला कि एक सज्जन बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तो किसी ने धीरे से उनको झिझोड़ा, आप ऑफिस में अखबार पढ़ रहे हैं? उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमें छोड़ो यार, पढ़ा दो। फिर वो पढ़ने लगे तो किसी ने चिकोटी काटी कि भाई एजी साहब हैं, एजी साहब खड़े हैं। फिर एजी साहब ने कहा, आप अखबार पढ़ रहे हैं? क्या हुजूर की इनायत है तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो कल से यही बेचेंगे। और उसके बाद पता चला राउंड तो खत्म हुआ, फिर उनका ट्रांसफर हो गया एजी महोदय का। तो बहुत उदास बैठे हुए थे। बोले कि भाई आप हमारे जाने पे इतने उदास क्यों हैं? हम तो गोला लगा देते थे, ए लगा देते थे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेते थे, आप क्यों उदास हैं? कहें नहीं साहब कोई बात नहीं। कहें नहीं बताइए तो। कहें हम साहब सोच रहे हैं जो नौका अफसर आई वो आपको ज्यादा हरामी ना हो। एक तरफ एजी ऑफिस और एक तरफ कॉफी हाउस। कॉफी हाउस पे बाहर खड़े हुए थे भारती जी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो कोई आया बच्चा मेरे जैसा नया लिखने वाला, उसने कहा कि भाई ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा, पुस्तकें खरीद कर पढ़ें, उपेंद्र नाथ अश्क। उसने फिर भारती जी के सामने कर दिया। भारती जी ने लिखा, पुस्तकें मिलने का पता नीला प्रकाशन। ये वो शहर है। और धनंजय भाई को मैं आवाज दे रहा हूं सबसे पहले। कोई दरीचा खुले या तुझे हंसी आए, किसी तरफ से तो कमरे में रोशनी आए। भाई धनंजय चोपड़ा, पुराने इलाहाबादी, और जैसा हमने कहा कि प्रेम चोपड़ा यश चोपड़ा से होते हुए गाड़ी धनंजय चोपड़ा तक आ गई है। भाई धनंजय चोपड़ा। बहुत बहुत आभार आदरणीय यश भाई। मैं इलाहाबाद के अय्यापुर इलाके का हूं और अपने इलाके के बुजुर्ग आदरणीय हरि प्रसाद चौरसिया जी को प्रणाम करता हूं। दरअसल मेरी पुश्तें लाहौर की थी और वो आकर पक्की संगत में छिप गई और फिर उसके बाद उसी के बगल में घर बनाया।
तो हमारे पिता और हमारी पैदाइश और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की पैदाइश इलाहाबाद की है। और इलाहाबाद एक ऐसा शहर है, जब लंतरानी की बात आती है, अभी किसी ने अभी बताएंगे आपको बाबा कि लंतरानी है क्या। मैंने बचपन में देखा हुआ है, हमारे घरों के बाहर चबूतरे होते थे, तब टेलीविजन का जमाना नहीं था, तब बीबीसी लंदन सुना जाता था या आकाशवाणी के समाचार सुने जाते थे, और फिर उनके पे बहस का कार्यक्रम चबूतरों पर चलता था। मैंने वहां से सीखी है लंतरानी, उसी को आपको बताएंगे। बाबा ने उसकी परिभाषा दी है, अभी किसी ने उनसे पूछा कि लंतरानी क्या होती है, वो बताएंगे, लेकिन एकेडमिक डेफिनेशन ये है कि बात खूब मजे से कही जाए, कंटेंट जीरो हो, आदमी कहे मजा बहुत आवा लेकिन कहीं का पता न चला, यही है लंतरानी। मैंने देखा है कि क्या अक्खर शहर है, क्या बढ़िया शहर है ये, अजब है। अब किरदार तो यश भाई बताते, मैं सोच रहा था कि वो बताएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। हमारे इलाके के एक बढ़िया से एक किरदार, क्या जीवन जीने की जिंदा दिली इलाहाबादियों के पास होती है, खासतौर से जो निरंजन के पुल के उधर की तरफ रहते हैं। जो इधर वाले हैं बुरा ना माने, हम लोग उधर ही रहकर बड़े हुए हैं, तो हम लोग इधर आकर रहने लगे और फिर इधर बना दिया, लेकिन असली इलाहाबाद तो उधर ही रहता है। काकल लेबो, अगर हम वहां के हैं तो काकल लेबो, हम कह दिया तो काकल लेबो है तो है ये। हाँ, तो ये रुतबा वहां का अजब गजब है। और एक जनाब जो है वो फटी बनियाइन पहने हैं, फटा पैजामा पहने हैं, और बनियाइन के दोनों जेब में, एक में चना डाले हैं और एक में इलायची डाले हैं। अपना तो चना खा रहे हैं, तुम मिलबो तो इलायची खिला दी है। अगर पूछो कि और क्या चल रहा है, कहीं चलना कहा है, मैं दुए ख्वाहिश है अच्छा खाओ अच्छा पहनो, और हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। कहीं खुद तो चना खा रहे हो और हमें इलायची खिला रहे हो। कहीं नबे पूजा कराई जाई थी, वही में 25-25 ग्राम इलायची सबसे चढ़वाई दी थी, वही वाली इलायची वाले जेब में है जो तुम्हें खिलाए रहे हैं। कोई अपना लग रहा है का? अजब, हाँ अजब गजब है। मैंने उसी चबूतरे पर आंखों देखा हाल पहली बार सुना। इंदिरा जी की हत्या हुई थी, 1984 का समय था, और हमारे मोहल्ले में यह हुआ कि इंदिरा जी की हत्या तो हो गई, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ था। दोपहर में सारे लोग बैठ गए, शाम को 5 बजे ज्ञानी जैल सिंह आएंगे और डिक्लेरेशन होगा, हत्या हो गई है, उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी सफदरगंज अस्पताल में है। कैसे सुना रहा है आदमी, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा मैं उसका पूरा कॉपी कर रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, कॉपी है। वो सुना रहे हमारे मोहल्ले में रमू लाला थे, बाद में उपन्यासकार भी हुए, लेकिन उनकी निधन हो गया। रमू लाला ने कहा पता है कैसे मरी है, कहीं कैसे हम देखा है, मतलब ऑथेंटिसिटी के साथ। ये इलाहाबादियों की बड़ी कमाल की बात होती थी कि गप भी मारेंगे तो बड़ी ऑथेंटिक गप मारेंगे। हाँ, उसमें आपको कहीं से यह नहीं लगेगा कि इसमें झूठ सच है। पूरा बीबीसी लंदन सुन के आए हैं तो पूरा पता है। कहीं उधर से इंदिरा गांधी निकली, इंदिरा निकली उधर से, और पीछे सतीश धवन रहे और माखन पोतेदार रहे, और माखन लाल पोतेदार तो छाता पकड़े रहे, सतीश धवन फाइल पकड़े रहे, और धा इंदिरा गांधी इधर बात करें, धा इंदिरा गांधी उनसे बात करें, और दोनों हाँ में गर्दन हिलावत रहे। हम देखा ससुरे छाता पकड़ के चलत रहे, लेकिन छाता कभी कभी अपने ऊपर कर लेते रहे। फिर इंदिरा जी कहें छाता इधर करो तो इधर करें माखन लाल, फिर सतीश धवन से फाइल पे कुछ बात करें, इधर सतवंतवा और बेअंतवा जो रहा ना ताने खड़ा रहा। अब जैसे इंदिरा गांधी फाइल इधर इधर बात करत रहे, ध्यान दीन ने कि वो जो चौकीदार के रूप में खड़ा किया गया रहा सतवंतवा, उताने हुआ ही देख नहीं पाई। बस जैसे उधर पहुंची तड़तड़ाए देख तर, और इधर इंदिरा गांधी गिरी भर, उधर माखन लाल पोतेदार छाता फेंकिस, उधर सतीश धवन फाइल फेंकिन, और कहीं नहीं सोनिया जी देखिए क्या हो गया। हम देखा सोनिया जी अंदर से सफेद रंग का सलवार कुर्ता पहने भय और बैग लेके निकली, और इधर ऑफिस से उधर से एम्बुलेंस पोए इंदिरा गांधी अंदर और सोनिया गांधी जी अंदर, और पीछे लोग भागे फोए सफदरगंज। कहीं फिर क्या में खबर आ गई सब। अब ओके आगे की सुनो तुम बीबीसी में।
गजब की ऑथेंटिक गपबाजी, कहीं कोई एक रेफ नहीं। ये अखबार में भी दूसरे दिन छप गया जब कि माखनलाल पोतेदार थे, सतीश धवन थे, कहीं देखे हो? वही छपा है जो हम देखा रहा। हाँ, अब ये गजब की तासीर जो हमें इलाहाबाद से मिलती थी। दरअसल क्या है ना, अपने इलाहाबाद में रगों में जिंदा दिली है। अब हरिप्रसाद जी को याद हो या ना याद हो, मैं करीबन 22 साल अखबारों में रहा और मैंने इनका इंटरव्यू किया। एक बार ये संगीत समिति में परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए थे। सबने मिलने की ख्वाहिश किया तो बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा ली। उसी बीच में मैंने इंटरव्यू के लिए कहा कि मुझे आपसे बातचीत करनी है, तो हरिप्रसाद जी ने कहा हाँ बैठ जाओ, क्वेश्चन पूछत रहो, बीच बीच में आंसर देते रहा भाई। तो चक्कर ये हुआ कि मैं क्वेश्चन पूछता था और ये जवाब देते थे और बीच बीच में कोई नमस्ते करता था। उस समय मोबाइल नहीं होता था तो बचत ये थी कि सेल्फी उल्फी नहीं हो पाती थी और कैमरामैन इतने सस्ते नहीं थे, रील कैमरा लगाते थे इसलिए फोटो भी नहीं खींचते थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी लोग नमस्ते कर करके जा रहे थे। उसी में एक महिला थी जिन्हें मैं जानता था, वो आई और थोड़ा, जितनी महिलाएं बुरा नहीं मानेंगी, सब इलाहाबादी में बात हो रही है, तो मोटी सी थी, वो आई और हरिप्रसाद जी से कहा नमस्ते हरि भाई। कहीं अरे ठीक ठाक हो और मोटाए गए हो। अब चक्कर ये था कि मैंने कहा कि बड़ी आत्मीयता है। जब वो चली गई तो मैंने पूछा हरि भाई से कि क्या आप इन्हें जानते हैं? बोले नहीं। तो मैंने कहा आपने कहा कैसे? कहीं ना मैं कभी तो दुबली रही हुई है। दरअसल ये हमारे जब हरि भाई बता रहे थे ना कि अब इधर सुंदर सुंदर लड़कियां हो गई हैं तो हमें वो सब याद आ रहा था। तो हम सब इसी तरीके से बड़े होते हुए और गए हैं। जो एक अभी हमारे बहुत बड़े लंतरानी बात सब बैठे हैं, एक किस्सा आपको और सुनाकर फिर मैं हटूंगा माइक से। ये चाहे जो कुछ कर ले, हम जितना बोलना है बोल के ही जावे। एक किस्सा बड़ा गजब है। एक सिंडिकेट मामला था जिसको कई लोग सुनाते हैं, आपने सुना भी होगा, मुझे ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मोहल्ले के 3 लोग हम लोग टहलने गए। टहलते टहलते ख्याल आया चलो सिनेमा देखा जाए। नाज सिनेमा में पहुंच गए। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जीरो रोड का नाज सिनेमा। नाज सिनेमा में पहुंच गए। जब बैठे तो वो पहले जो रील चलती थी वो चल रही थी, रील चल रही थी। विज्ञापन उस समय बहुत कम आता था, वो सूचना प्रसारण मंत्रालय वाली रील चलती थी, फिल्म एंड थिएटर, वो जो एकांश होता था उसकी। तभी एक सिर घोटाए पूरा गंजा ताजा ताजा आके सामने बैठ गया। अब स्क्रीन और उसकी स्क्रीन दोनों टकराहट हो रही है। कहीं न हमें ये लगा था ताजा घोटाई से अब फिल्म होए में बहुत देर है, एक तरियाओ एक ठो। और एक ने कहा नहीं रिस्क है। अच्छा, उसने रिस्क भी नहीं कहा था, रिक्स है, बड़ा रिक्स है हमें। कहीं कुछ नहीं, 5 रुपया दे भाई, 5 रुपया ले, कहीं नगद दे दो, क्योंकि पिट गए तो गड़बड़ है। आदमी ठीक ठाक लग रहा है। उठे और गए और 5 रुपया जेब में रखा और गए। एक पड़ाका मारा। कहीं ना मैं राजू तुम यहां बैठे हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहे भाई साहब मैं राजू नहीं हूं। कहीं माफ कीजिएगा भाई साहब, वो गलती हो गई, हमारा राजू भी ऐसे ही आया हुआ है, माफ कीजिएगा। खैर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, अपना सहलाया और बैठ गया। लाइट बुझ गई, पिक्चर शुरू हो गई। कहीं ना मैं उजाले में मारे हो तो कम मारे हो, अंधेरे में एक और मारो। कहीं रिस्क है, रिक्स है। कहीं अब की 10 रुपया दिया गया। मारा उसने जाके पड़ाक से, अब की बार थोड़ा तेज मारा। कहीं ना मैं यहां बैठे भाई कब से ढूंढ रहे हैं, कहीं ना भाई हम ही हैं। कहा अरे भाई साहब अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, वो गलती हो गई और कह के भैया माफ कियो, आए के बैठ गए। उस आदमी ने बुलाया जो टार्च लेके सीट पर बैठा था, कहा पीछे वाले बदमाशी कर रहे हैं, मेरी सीट उधर करो।
वो गया उधर बैठ गया। ये तीनों तिगे थे कि किधर जा रहा है। इसको इलाहाबादी को चढ़ाई भी आप कह सकते हैं, लेकिन तीनों तिगे थे कि वहां जाके बैठा है। कहीं न हमें अपने इलाके में मारे हो तो क्या मारे हो, दूसरे के इलाके में मारो तब जानी। कहीं नक्की रेट 15 कहीं दिया। गया आपकी बार उधर घूमता घामता पीछे से गया और एक पड़ाका मारा उसको चांद पे कस के। अबे राजू तुम यहां बैठे हो, कहीं अबे हमें, कहीं फिर एक मारा। सीट क्यों बदला बे, गलत फहमी करवाते। ये हमारे इलाहाबादी किस्से हैं जिनका अंत नहीं है। अद्भुत किस्से हैं, जीने का सलीका है। अभी उस्मानी साहब बैठे हैं, बाबा अवस्थी बैठे हैं, अद्भुत किस्से हैं इनके पास। हम सब इलाहाबाद को अपनी रगों में जीते हैं। और रगों में जीने का भैया ऐसा है ना कि हम लोग अपने रगों को भी जानते हैं और रगों में बहने वाले को भी जानते हैं। किसी ने हमसे पूछा था कि आपके रगों में खून जो बहता है वो कहाँ का है। हमने कहा इसमें चाय भी बहती है। हमारे पिताजी जो हैं वो पहले डीएसवी कॉलेज नैनीताल में पढ़ावत रहे, उसके बाद आए कि ब्रुक बांड इंडिया लिमिटेड में कंपनी ज्वाइन कर ली। तब से हमारे पास जो है चाय हमारे घर में बने लगी, तो अब रगों में चाय भी दौड़ती है। एक चाय की चुस्की और एक कहा अपना तो इतना ही सामान रहा। हम लोग ये लिखने वाले उमाकांत जी के शिष्य रहे हैं और खूब इलाहाबाद को जिया है। वो हम लोग एक तरीके से कहा जाए कि उस जमाने में आप देखें कि जो इलाहाबादी रवायत होती थी कि हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे और हमने उस पत्रिका को निकाला था। हम और वसु थे, मैं प्रधान संपादक बना उसका, और यश भाई आज बैठे हुए हैं, यश भाई उसके उप संपादक बने थे। और हमने कैसे मैगजीन निकाली। और आप इस लंतरानी का अंतिम पड़ाव देखें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या लंतरानी होती थी कि हमारी जब मैगजीन छपकर आनी थी तो हमने विमोचन रख दिया। उसका विमोचन त्रिपोलिया हनुमान मंदिर में रखा गया, फ्री का मिल गया था, कोई पैसा वैसा नहीं देना था। और एक लड़का था, उसकी चीनी का काम होता था, चीनी आ गई, हमारे यहाँ से चाय आ गई, समोसा आ गया, सब कुछ आ गया। मालवी जी थे, उमाकांत जी थे, उन्होंने अपने सारे मित्रों को बुला लिया कि लड़कवन किताब निकाले हैं, मैगजीन निकाले हैं, इसका विमोचन होना है। लेकिन जिस दिन विमोचन होना था उस दिन किताब छपकर नहीं आई, मैगजीन छपकर नहीं आई। हम सब उमाकांत जी के पास पहुँचे, कहा कि मैगजीन तो छपकर नहीं आई, चाचा जी अब का होई, कहीं विमोचन होई और का होई, फाइनल प्रूफ्स कहाँ हैं? तो हमने कहा फाइनल प्रूफ्स? बोले हाँ, फाइनल प्रूफ्स उसे मांगो, ओको बाउंड कराओ खूब बढ़िया और साटन के कपड़े में लपेट के और गोटा बांध के तुम रख दियो, बाकी हम संभाल लेबे। कार्यक्रम शुरू हुआ। आगे टेबल पर रखी गई साटन के कपड़े में बंधी हुई वो फाइनल प्रूफ्स की कॉपी, बाउंड कॉपी। मालवी जी ने शुरू किया और कहा कि किताबों का विमोचन तो आपने बहुत देखा होगा, आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं। ये इलाहाबादी ताकत है, हर चीज में इतिहास को बना ही डालते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं, आज हम फाइनल प्रूफ्स का विमोचन करने जा रहे हैं। और उस फाइनल प्रूफ्स का विमोचन हुआ। उसके गवाह यश मालवी भी हैं, अजामिल और सुधांशु जी उसके चीफ गेस्ट और अध्यक्षता कर रहे थे। ढेर सारे कवि आए थे, अनीता जी भी थी पीछे बैठी हुई हैं। और ये फाइनल प्रूफ्स का विमोचन हुआ उस दिन, गजब का था। उसके बाद मालवी जी के कान में कहा, बुलाए तो हम 50 रहे, आदमी आए गए हैं 100 और समोसा है 25, कहीं सब रोक ले, बाद में निपटा जाए। पूरा कार्यक्रम धांसू तरीके से हुआ और कार्यक्रम की सफलता पर हम लोगों ने चाय और समोसा पिया। अजब है इलाहाबाद, इस इलाहाबाद को सलाम है। और हम अपने जिस तरीके से हम जिंदा रखते हैं, उम्मीद है बज़्म विरासत के बहाने आप सब उसे जिंदा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लंतरानी चल रही है और जफर भाई का संकेत आ रहा है कि भाई समय ज्यादा हो रहा है, चेक करिए। आप समझिए लंतरानी चेक करना कितना कठिन काम है। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ।
मैं उस्मानी साहब को आवाज दे रहा हूं। ये एक बार इनसे हमने कहा कि ये जब मर जाता है आदमी तो नाक में रुई क्यों लगा देते हैं? बोले इसलिए कि फिर से ना सांस लेने लगे। गंगा जी के घाट पर हम लोग थे और उस दिन बहुत सारी चिताएं जल रही थी, तो बोले कि आज बड़ी रौनक है गुरु यहाँ पे। और महाराजिन बुआ हुआ करती थी, महाराजिन बुआ से बहस हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई 7 मन लकड़ी में जलवा दो, कहीं नए मुंशी 9 मन लकड़ी लगी, कहीं न 7 मन में जला दो, कहीं 9 मन लगी, न तो टोस्ट की तरह सेका पड़त है। बहरहाल उनको कचोट रहा था कि लकड़ी ज्यादा लग गई, तो धीरे से फिर बोले वो कि महाराजिन लकड़ी ज्यादा लगवा दियो, कहीं ज्यादा लगा थी तो तुम हो लेट जाओ। ऐसे जीवंत संस्मरण है आसिफ भाई के पास, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। आसिफ उस्मानी साहब। आदाब और नमस्कार। बहुत पहली बार आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं यहाँ नखास कोने के पास पुराना एक मोहल्ला है, 400 साल पुराना, दायरा शाहजमल, वहाँ का रहने वाला हूँ और DRM ऑफिस में सर्विस करता रहा। मेरा सबसे अहम बात मेरे साथ ये हुई कि मैं 3-4 साल GIC में फ़ेल हो गया। तो एक मिजाज था फेल होने का, फेल होना हर एक के बस की बात नहीं थी। तो अब साहब वहाँ पे एक साहब मुझको मिले ट्रेन में, फिर बाद में रेलवे में नौकरी, जब पास हुए तो रेलवे में नौकरी वगैरह मिल गई। तो वो मुझको बहुत देर से देख रहे थे, कह रहे थे यार आपको कहीं देखा है। फिर उन्हें खुद ख्याल आया, कह लेंगे आप मेरे साथ आप GIC पढ़े? मैंने जी। बोले आप मेरे साथ हाई स्कूल में थे, वो हाई कोर्ट के जज थे, मैं उनका नाम क्या बताऊँ। तो मैंने कहा जनाब ऐसा ही बताइए कि, बोले हाई स्कूल में थे। मैंने कहा ये बताइए हुजूर आला कि 71 में थे कि 72 में थे कि 73 में थे कि 74 में थे, कम से कम सन बताइए तो बात खुले कि कौन से साल में थे आप, कब की दोस्ती है। बहरहाल, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद की लतरानी वो है जो इलाहाबाद के हर गली कूचों में बोली जाती है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अपनापन भी है, इसमें थोड़ा गुस्सा भी है, इसमें रंज भी है, इसमें इंफॉर्मेशंस भी हैं और इसमें बड़ी ढेर सारी मोहब्बतें हैं जो एक दूसरे को इलाहाबाद से अटैच रखती हैं। इसमें तरह तरह की, अभी यश भाई ने उन्होंने वाक़या बताया, चोपड़ा साहब ने एक वाक़या और है जो रूपानी सिनेमा एक हुआ करता था इलाहाबाद में। वहाँ पे बहुत पहले हम लोगों के, जब हम लोग बचपन से निकल के जवानी के उसमें दाखिल हो रहे थे, पिक्चर देखने का शौक़ था, तो मेरा गाँव मेरा देश लगी थी, आप लोग शायद याद हो किसी को। और बड़ी धूम थी, धर्मेंद्र की और आशा पारे की पिक्चर थी। उसमें एक गाना था कि आया आया अटरिया से कोई चोर, हो बाबू आना। तो हम लोगों को किसी हिसाब से बालकनी का टिकट में मतलब पास मिल गया था, तो हम लोग वहाँ बैठे थे। नीचे जब ये गाना आया तो हमारे एक दोस्त थे, भालू साहब थे, और एक नवीन प्रकाश साहब थे जो आपके मोहल्ले में, बाबा आपके मोहल्ले में रहते थे, वो नहीं रहे, वो हर रोज़ हमारे साथ हैं। बहरहाल ये हुआ कि अब बहुत जब शोर हुआ तो नवीन प्रकाश और हमारे दोस्त जो साहब हैं जिनका नाम मैंने लिया, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और फिर वो नीचे गए और उन्होंने साहब 5-6 बीड़ा पान इकट्ठा मुंह में खा लिया और हर एंगल से उन्होंने नीचे थूका और बाहर पान थूक के वो बड़ी आसानी के साथ अंदर आके बैठ गए। थोड़ी देर के बाद 2-3 आदमी 4 आदमी आए जिनके कपड़ों में पीक पड़ी हुई थी और बड़े गुस्से में थे। और टॉर्च एक ऐसी, वहाँ एक ज़माने तक हमने देखा है कि पिक्चर हॉल में टॉर्च ऐसी होती थी जिसमें रोशनी की एक किरण निकलती थी, पूरा कभी सेल आज तक उसका हुआ नहीं। तो वो लेके आए और उन्होंने साहब जिसके मुंह पे मारी और जिसके मुंह पे पान था उसको मारना शुरू कर दिया। अब इकट्ठा 15-20 आदमी जब पिट गए तो भब्बड़ मच गया। जब भब्बड़ मचा तो साहब बड़ा बवाल हुआ। तो इसमें ये हुआ कि साहब नीचे पान वाले से पूछा गया तो उसने कहा तो काला आदमी था जो 5-6 बीड़ा पान खाइश रहा, इस चक्कर में 15-20 काले और पिट गए रास्ते में। बहरहाल ये तमाम बातें हैं ज़िंदगी की जो अक्सर व बेशतर देती हैं। यहाँ एक नाकाम और नामुराद आशिक इलाहाबाद का, वो जब बाहर गया अपनी नौकरी के सिलसिले में तो उसके ऊपर क्या बीती देखिए। कहता है कि हम चल दिए वतन से तो अपना मताओ माल, सब कुछ निसारे गर्दिश अय्याम कर दिया। एक दिल ही रह गया था किसी दिलरुबा के पास, कस्टोडियन ने उसको भी नीलाम कर दिया। बहरहाल एक बड़ी अहम बात और है जो कभी कभी होती है। यहाँ पे एक
हम लोगों का काम यही था, हम लोगों का काम ये था कि दिन भर हम लोग टहलते रहते थे साइकिल से इधर उधर। एक साहब आए हमारे घर पे हमसे मिलने के लिए, हमारे अब्बा बेचारे बाहर बैठे थे। उनका भैया आसिफ भाई हैं? बोले भैया वो तो नहीं है। तो बोले जब आए तो कह दिएगा कि हम याद कर रहे थे। तो हमारे अब्बा ने कहा कि ऐसा है कि बेटा तुमको कहीं मिल जाए तो कह देना हम भी उन्हें याद कर रहे थे। ये तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन एक ऐसा हुआ साहब कि एक फोटोग्राफर था जो बहुत मतलब अपने ज़माने का इलाहाबाद का बड़ा बेईमान फोटोग्राफर था। और उस ज़माने में रील का सिस्टम था कि पिक्चर मतलब कैमरे में रील लगती थी। तो वो कोई किसी अंतिम क्रिया में गया, उस ज़माने में फ़ोटो खींची जाती थी और बाद में उसको डेवलप किया जाता था। वो गया और उसने साहब खींची और उसमें रील नहीं थी, समझा था भाई, उसमें रील नहीं थी राजू भाई। तो उसने हर एंगल से फ्लैश मारा और जब 3 दिन बाद ये लोग पहुंचे जिनके कि हाँ डेथ हुई थी भैया हमारे पिताजी का, कहाँ है अंतिम क्रिया वाला, तो कहने लगे कि ऐसा है मेरे भाई कि देखो ये काली भई गई है। तो अब क्या करता वो बेचारा, कहीं चलो फिर से चलते, कहीं अब्बा तो रसूला घाट पहुंच गए, अब कहा फिर से चल वो। तो झगड़ा होने लगा भाई, 300-400 रुपया सस्ते ज़माने में, चाचा भी साथ थे। तो जब झगड़ा अपने उरूज पे आया तो फोटोग्राफर ने कहा कि ये कौन है? कहीं ये चाचा है, कहीं ऐसा MA पटे कर लेना पैसा। कहीं MA पटे कर लेना। और एक बार ऐसा हुआ साहब कि हम लोग उधर से आ रहे थे यूनिवर्सिटी से, तो हाथीपारा के पास 2-3 आदमी का ग्रुप चलता था, तो रुक गए। तो उधर से उस ज़माने में, माफ़ कीजिएगा मैं इस उम्र में ऐसी बात कह रहा हूँ, लड़कियों का रिक्शा आता था, उसमें रिक्शे वाले स्पेशल क्लास के होते तो हुर घंटी बजाते थे, याद है आपको? हर 5 हुर बजाते हुए चलते थे। तो 3 लड़कियां इकट्ठा बैठी हुई थी। तो हमारे साथ नवीन प्रकाश था, उसने कहा रिक्शा खाली है। तो उसने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, आधर चापे है, सवारी चल रही है, कई अंदर अंदर चकाचौंध है, को सुझाई नहीं दे रहा। तो अंदर से क्या आवाज आई? अंदर से आवाज आई कि इतनी सैंडल पड़ेगी कि कई साल सुझाई न देगा। ये जिंदगी है, ये सारी बातें हैं जो जिंदगी के साथ चलती हैं। मैं वहाँ जहाँ मेरा घर है, दरगाह है पुरानी, यहाँ बड़े बड़े नहायत आला पाए के शरीफ लोग और साधु प्रवृत्ति के लोग पैदा हुए। मेरा घर बिल्कुल मस्जिद के बगल में है। तो एक साहब आए तो उन्होंने गालिब का एक शेर मेरे को बिल्कुल मस्जिद से सटा हुआ, उन्होंने एक शेर सुनाया, कहा कि मस्जिद के ज़ेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदे कमीना हमसाए खुदा है। तो मैंने कहा ये तो मैं बहुत गालिब के बाद पैदा हुआ हूँ। नहीं, उनका कि वो महापुरुष था, उसको पता था कि ऐसे कमीने पैदा हो रहे हैं। अरे आखिरी बात, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हम लोग उधर से लौट रहे थे तो बहुत पहले जहाँ टूरिस्ट बेंगलोर है वहाँ पे एक बस चला करती थी प्राइवेट, जौनपुर की और कानपुर की। बहुत पहले ये सिस्टम नहीं था, इतनी बसें नहीं थी, तो बस चला करती थी। तो उसमें हमारे 3 आदमियों का ग्रुप था, वालू साहब थे, नवीन प्रकाश थे, हम थे। तो आगे फ्रंट लाइन पे जो आदमी खड़ा होता था वो जौनपुर चिल्लाता था, पीछे के जो गेट के ऊपर खाली रहता था वो साहब जो थे नवीन प्रकाश और ये भालू साहब, वो कानपुर चिल्लाने लगे। तो आधी सवारी कानपुर की घुस गई, आधी जौनपुर की घुस गई। अब जब टिकट बांटने का आया, जब चली बॉयज हाई स्कूल क्रास के आसपास, तो जब वहां तक आया तो उसने कहा हर आदमी बादशाहपुर, फूलपुर जो रूट है, पहला जो सेट लाइफ का आया उसमें था कि उसने कहा भैया कहीं एक खागा, अबे तुम्हारा आधर चापे तुमका दिखाई दे रहा है कि वहां जा रही है बस। कि अब साहब चूंकि 20-25 आदमी थे कानपुर के और उधर 20-25 आदमी, उनका न तुम्हारा आदमी रहा, काला सा रहा, नाटा रहा, वही जो है इसको जो है हमको बताई से ना। तो साहब बस जब वापस आई तो 1 घंटा लग गया। अब जौनपुर वाले बिलबिला गए कि साला हमें देर हो रही है। तो ये हुआ कि जब वो उतरा तो उसने कहा अबे ये रहा। लेकिन आप यकीन कीजिए लोग उस शक्ल के सारे लोगों ने वो बस अड्डा छोड़ दिया कि ये इतने गुस्से में है कि पता नहीं कितना पकड़ लेता है। बहरहाल ये तमाम बातें अपनी जगह। इलाहाबाद बड़ा रंगारंग शहर है और हमारे
तिग्मांशु भाई और तमाम लोगों ने, टीम ने, मैं समझता हूँ कि महाराजा हर्षवर्धन के बाद ये कम से कम 2000 साल बाद इलाहाबाद का नाम में इतना नाम रोशन हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम पूरी टीम का। बड़ी मेहनत की, बड़ी तम बात की, सारी बातें अलग बात हैं, लेकिन अब बहरहाल जाते जाते एक तिग्मांशु भाई और तमाम टीम के नाम एक सुन लीजिए एक शेर कि कोई मौसम हो हरे पेड़ खड़े रहते हैं और जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। बहरहाल मैं शुक्रिया। लेकिन यही एक बात भी है, काहे के बड़े हैं कि दही में पड़े हैं। मैं रवि चाचा को याद कर रहा हूं, उनकी मां का देहांत हुआ 98 वर्ष की उम्र में, और 102 साल के व्यक्ति संवेदना प्रकट करने पहुंचे, लाठी टेकते हुए धनुष हो गए थे। रवि चाचा रो रहे थे और चिट्ठी तैयार की जा रही थी। आंसू पोंछते हुए बोले, आओ लाला पौड़ो तैयार है, और वो गरियाते हुए वापस हो गए। तो हम बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा अभय अवस्थी। भांग को ये एक नया नाम देते हैं, कहते हैं शंकरामाइसिन। गुरु शंकरामाइसिन लिए हैं। एक बार ये भटक गए अपने ही इलाके में, तो किसी से पूछ रहे हैं जाके कि बताओ भैया यहां अभय अवस्थी कहां रहते हैं? कहीं आप तो हो? कहीं हाँ भैया हम अपन घर भूल गए। मैं अभय अवस्थी जी को आवाज दे रहा हूं, वो आए। और एक बार ये प्लाजा में कोई फिल्म लगी थी, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला वाली। ये पूरा शो देखें और फिर टिकट लेके फिर चले जाएं, फिर टिकट लें फिर चले जाएं। 4 के 4 शो देख डाले। बोले कि ऐसा क्यों कर रहे थे आप? बोले यार वो एक चुंबन का दृश्य आ रहा था, उसी से मैं गाड़ी आ जा रही थी, तो हमें लगे कभी तो गाड़ी लेट होगी। भाई अभय अवस्थी कुछ पुराने प्यार के किस्से सुनाएंगे आपको। अभय अवस्थी जी, हाँ इसीलिए कुंवारे रह गए। सही बात। गजब महफिल है भाई। मुझसे दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा 2 रोज पहले कि भाई आपके यहाँ ये जो 3 दिन का जो है वज़्न विरासत जो है कार्यक्रम हो रहा है, इसमें और सब खंड तो समझ में आ रहे हैं, साहित्य भी है, कला भी है, नाट्य भी है, फिल्मांकन भी है, अभिनय भी है, परिचर्चा भी है, संगीत भी है, ये साला लंदरानी क्या भला है। तो हम भी अपना पान ओन दाबे थे, भांग रस भाई बताए कि लगी थी, पान दाब के चूना चाट के हमने कहा लंदरानी इलाहाबाद की वो कला है या कहानी गढ़ने की वो कला है कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो उसमें भी चांद सितारा टांक दे, उसको लंदरानी कहते हैं। ये सरल नहीं है। देखिए आप सब बौद्धिक लोग हैं, दबे साहब हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इस शहर की शख्सियत है, जानते होंगे कि इलाहाबाद शहर क्या है। मैं पहले तो शहर की चौहद्दी ही 2 मिनट में कि गर्व करिए कि आप इलाहाबादी हैं। जमीन का कोई दूसरा टुकड़ा ऐसा नहीं है जो इलाहाबाद है। पूरे जमीन में कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिलेगा जो इलाहाबाद आपको मिलेगा। 9 भारत रत्न किसी शहर को यह गौरव प्राप्त है क्या? 7 प्रधानमंत्री किसी शहर को यह जो सौभाग्य प्राप्त है क्या? और ये सारी चीजें तो साहित्यकार लोग यश मालवी वगैरह अपनी कलम घिसते रहते हैं। धनंजय चोपड़ा जी ने बताया मैं अय्यापुर का हूं,
अय्यापुर का मतलब कोई इलाहाबादी शायद नहीं जानता होगा, धनंजय भाई भी ना जानते होंगे जहां के हैं। अहि माने सांप और पुर माने बस्ती, सांपों की बस्ती अय्यापुर। धनंजय माने मैनी हेडेड सरपंच। और अभी इन्होंने बोर्ड निकलाया। मैं इलाहाबाद की दवे साहब उसके जो है साक्षी हैं। दवे साहब ने एक बार हमको इंदिरा जी और फिरोज गांधी की शादी का कार्ड दिखाया था जब मैं इनके घर गया था, शायद याद हो। तो ये परिवार वो है कि वो उस शादी में शरीक परिवार था जो है। रोमांटिज्म ऑफ इलाहाबाद पर जो है आज तक किसी लेखक ने नहीं लिखा। जफर भाई, कितना रोमांटिक है इस शहर कि यश मालवी बता रहे थे कि धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता में लिखा कि इस शहर का नगर देवता कोई बड़ा रोमांटिक व्यक्ति रहा होगा। मैं तो कहता हूं इस शहर की नगर देवी भी बड़ी रोमांटिक रही हो। रोमांटिज्म में कोई जोड़ नहीं है इलाहाबाद का। मेरी अपनी नाजानकारी में कमर साहब, इस हिंदुस्तान के अंदर पहला अंतर जाति और अंतर जो है धार्मिक विवाह इलाहाबाद में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी जी का हुआ। कोई है और कोई दूसरा तो हमें याद दिला दीजिए। कोई है? मैं जो कह रहा हूं उसका बड़ा शोध के बाद कह रहा हूं। बड़ा उसमें तांबा घिस के भांग में जब मिलाओ तब ये टिक्कुल जो है, ये खोपड़ी जो है चलती है। भांग तो सब खा लेते हैं, झूम उम लेते हैं, लेकिन कहावत है लोकनाथ में कि अगर जरा सा तांबा घिस दो तो एकदम टिक्कुल जो है चढ़ता है। तब फिर ख्याल आया कि ऐसा तो रोमांटिक कोई शहर ही नहीं है। दूसरा तेजी बच्चन और हरवंश राय बच्चन। अब लाहौर की तेजी जी बच्चन जी जो है बरेली गए, लबझा लाए उनको इलाहाबाद, लबझा लाए नथाए लाए, पतंगबाजी जो जानते हैं। और मेरे हिसाब से मेरे वो तांबे वाली जो घिसनी है, चटनी है, उसके हिसाब से इलाहाबाद के मैरिज कोड के अंदर रजिस्टर पर पहला रजिस्टर्ड अंतरजातीय विवाह जो है तेजी बच्चन और हरवंश राय बच्चन का है। शायद अमिताभ बच्चन भी ना जानते होंगे। ये है लंतरानी। तो ये इलाहाबाद शहर है, अद्भुत शहर है तिग्मांशु भाई। यहां पर किस्से कहानी कहकाया कि एटेंडम जो किस्से गढ़ ले वही लंतरानी। अब देखे एटेंडम एक किस्सा, बहुत हसीन किस्सा आपको बता रहा हूं। यह सब इलाहाबाद की तारीफ और गंगा जमुना सरस्वती आज़ादी की लड़ाई, हाई कोर्ट और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, भरद्वाज मुनि, तो ये रोज ही आप लोग पढ़ते रहे होंगे। जो पाठ मैं पढ़ा रहा हूं वो पाठ किसी इलाहाबादी को जल्दी नहीं मालूम हो। शायद दबे साहब उस कहानी को थोड़ा बहुत जानते होंगे। इंदिरा जी ने जो है बाल काल में बानर सेना बना लिया। याद होगा, ये सभी ने पढ़ा है, गूगल पे भी है, ऐतिहासिक किताबों में भी है। और बानर सेना की पहली मीटिंग जीरो रोड के स्वरूप रानी पार्क में हुई। तब इंदिरा जी जो है 12-13 साल की रही होंगी। उस बानर सेना में हमारे मोहल्ले के वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बद्री तिवारी अध्यक्ष रहे कई वर्षों तक। ये सब उसके एक्टिविस्ट थे, विशंबर नाथ पांडे जी, बद्री तिवारी, ये लोग जो है। लाल बहादुर शास्त्री जी भी 30 में जो है इलाहाबाद आ गए, 30-31 में वो भी सोशल एक्टिविस्ट हो गए। तो ये सब इलाहाबाद की एक बड़ी जो है पुरानी विरासत है। ये बात विरासत की है तो मैं विरासत याद दिला रहा हूं। और ये सब होकर ये क्रांतिकारियों की मदद करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे सब, 10, 11, 12, 14 साल के, और वो लोग जो है क्रांतिकारियों को पर्चा, खाना, संदेश ये सब भिजवाते थे। 32-33 में पुराने लोगों को याद होगा
कि जैसे हम लोगों के लड़कपने में सिनेमा ख़त्म होने पे राष्ट्रगान होता था, वैसे सिनेमा घरों में यूनियन जैक का गान होता था। ठीक मानसू भाई, तो यूनियन जैक का जब गाना बजता था तो अंग्रेज सिपाही खड़े रहते थे, सबको जो है खड़े होना पड़ता था और नहीं केनिंग होती थी। हालांकि तब 2 ही 3 सिनेमा हॉल थे, नाज सिनेमा, अजंता, रूपबानी, ज़्यादा सिनेमा हॉल तब नहीं थे। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, राधे श्याम पाठक, त्रिपोलिया वाले और फिरोज गांधी, ये सब युवाओं की टीम थी। ये लोग जो है क्या करते थे, यूनियन जैक टिकट लेके जाते थे और जब यूनियन जैक का गान होता था तो यूनियन जैक गो बैक, यूनियन जैक मुर्दाबाद, तो ये गिरफ्तार हो जाते थे। और गिरफ्तार होने के बाद कोई बड़ी अपराध नहीं होता था, शाम को कोई अपना जाता था, बेल ले लेता था। नेहरू जी ने 32-33 में आह्वान किया कि घंटा घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे यूनियन जैक के विरोध में। पूरा घंटा घर छावनी में बदल गया, पूरा जो है एक एक गली, गढ़ी सराय, मीरगंज चौक, लोकनाथ, त्रिपोलिया, जीरो रोड, ये सारी गलियां पैक हो गई। यहाँ तक कि जो है वो घोड़े और तोपखाने भी लग गए, कॉमरेड। और उसी में याद हो गोलियां भी चली, एक राइन साहब जो है उनकी शहादत भी हुई थी। फिरोज गांधी साहब जो है पक्के इलाहाबादी थे, प्योर इलाहाबादी। पतंगबाजी में भी पारंगत, बुलबुलबाजी में भी पारंगत, घोड़ेबाजी में भी पारंगत, और पूरा इलाहाबादी जीवन शैली थी उनकी। वो तब जो है विद्यार्थी रहे, युवा रहे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है हवा का रुख देखा और रूपबानी सिनेमा, जिसको अभी आप कह रहे थे, रूपबानी सिनेमा के बगल से पीछे की तरफ हवा थी, पश्चिम की तरफ। उन्होंने एक तिरंगी पट्टी की पतंग उड़ाई और घंटा घर पे जो तड़ित चालक आपको दिखता है उसके ऊपर ले जाके पतंग पट कर दिया। अरे कमाल, कमाल है, कमाल। अब कमाल तो हो गया, अब लंतरानी पे आइए। ये किस्सा बद्री तिवारी चाचा हमको सुनाए बचपन में 71, 72, 73 में। कहे बेटा चारों तरफ घेराबंदी और सब लोग परेशान, नेहरू जी को आनंद भवन में नजरबंद कर दिया गया था, क्रांतिकारी लोग परेशान। और जब फिरोजवा जो है कपलतंग लंबी करे और घंटा घर पे ले जाए के पटक दी तो झूम उठे जो है क्रांतिकारी, भारत माता की जय, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। रानी मंडी वगैरह तक में जो है संदेश चला गया। नेहरू जी को जिज्ञासा हुई कि ये कारनामा किया किसने। हल्ला उठा, तब टेलीफोन और मोबाइल का जमाना नहीं था। कहे फिरोज पारसी ही काम करे, कहे फिरोज को लेके आओ मेरे पास। तो बद्री तिवारी चाचा ने कहा कि हम जो है तीसरे रोज जो है फिरोज को धूल धाड़ के लेके आनंद भवन गए। गर्मियों का दिन था। जब खटखटाया तो जो आनंद भवन का चिक है, दरवाजा इंदू ने खोला और फिरोज और इंदिरा गांधी की आंखी जो है वहीं पर लड़ गई। अब 1935 में कमला जी बीमार हुई और फिर फिरोज सेवा करने लगे और फिर 37 में जो है वहाँ जर्मनी में मिले और फिर 42 में शादी हुई। ये सब तो लिखा पढ़ी में है। और बद्री तिवारी की लंतरानी में जैसा मैंने कहा कि लंतरानी कहानी कहने का वो पाठ है जिसमें साहित्य के 11 रस हो, 11 रस विद्यमान हो और एक 12वां रस कालर पकड़ी पकड़ा और चहेटी चहेटा भी अगर हो जाए तब वो कंप्लीट लंतरानी है। अब वो 12वां रस पर ला रहा हूं आपको। क्या बात। कहन बेटा वही दिन हम जो है समझ लिया कि अगर फिरोजवा पतंग न पट करे होते घंटा घर पे तो इंदू आज हमार होते। ये आप देख रहे थे कि शहर से इश्क करना क्या होता है।
इलाहाबाद से इश्क करने वाला एक बड़ा नाम हमारे बीच है, कमर आगा साहब का, जो आज की सदारत कर रहे हैं। फिराक साहब की याद आती है, वो कहते हैं कि ये निकहतों के नरम रवी, ये हवा, ये रात, याद आ रहे हैं इश्क को टूटे हुए ताल्लुकात, मायूसियों की गोद में दम तोड़ता है इश्क, अब भी कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात, कुछ और भी तो हो इन इशारात के सिवा, कुछ और भी तो हो इन इशारात के सिवा, ये सब तो सिर्फ मेरे सनम बात बात बात। आप लंतरानी सुनिए कमर आगा साहब से। जी नमस्कार। दवे साहब, धुलिया साहब और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका और ज़फ़र साहब का जिन्होंने ये मौका दिया। मैं भी इसी शहर लोकनाथ और रानी मंडी के बीच में जो बच्चा जी का धर्मशाला है उससे 2 कदम आगे कालिया साहब के मकान के बराबर मेरा घर था, है। घर भी 150 साल पुराना, बल्कि ज़्यादा ही होगा। वहीं उन्हीं गलियों से मेरा शुरू हुआ। फिर बाद में मैं स्कूल में था, उसके बाद मैं चला गया बाहर दिल्ली, और अलीगढ़ और दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई। बहरहाल लंतरानी जो है वो बेसिकली डेकेडेंट फ्यूडल कल्चर का एक पार्ट है, और लंतरानी में मेन जो 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो जो छोड़ता है या बात को बढ़ा चढ़ा के बताता है, और दूसरे वो होते हैं पब्लिक जो उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और लंतरानी बना देते हैं। उस आदमी को एक ऐसा बना देते हैं कि वो उसी में मस्त रहता है, वो सुनाता रहता है और तफरी करता है। ये ख़ासतौर से उस दौर का वक्त था जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, गुर्बत थी, नई नई आज़ादी हुई थी, एक फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हो रहा था, नया आ रहा था, तो ये पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा बन गया था। कम पैसे होते थे, चाय खाने होते थे, वहाँ पे जाके लोग बैठ जाते थे। किसी ने शायरी की सुनाता था अपनी, पता चला वो बहुत 2 कौड़ी का शायर है, मगर उसको इतना बड़ा शायर बना देते थे लड़के कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे मोहल्ले में एक शायर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका इंतकाल हो गया, तो वो बहुत ही घटिया शायर थे। लेकिन ये था कि उनका एक दिन ये हुआ कि लड़कों ने कहा कि यार उनकी तारीफ करते करते इतना वो अकड़ के चलने लगे और अजीब स्टाइल हो गई उनकी, न पूछिए। फिर ये हुआ कि इनका डे मनाया जाए, तो सब उनका डे मनाया गया। पैसे थे नहीं, तो ये हुआ कि भाई कहाँ किया जाए, तो मेरे घर में तय हुआ। आंगन में फर्श वर्श बिछा दिया गया, मेरी माँ ने चाय बना दी और 40-50 लोग इकट्ठा हो गए, कुछ बिस्कुट विस्कुट मंगा दिए गए। अब वो उनको वो एक बंद पढ़ते थे, उस पर इतनी तारीफ, लोग खड़े हो जाते थे तारीफ करते करते। फिर वो कहते थे मैं तुमको हुक्म देता हूँ तुम बैठ जाओ, तो हाथ जोड़ के लोग बैठ जाते थे। फिर इतने फूल उनके यहाँ तक कर दिए, कहने लगे चचा आप ऐसे ही चलिए, चच्ची बहुत खुश होंगी आपको देख के। और वो उनको हमारे घर से, उनका घर एक 8-10 घर दूर रहा होगा, उनको बेचारे को न सुझाई दे रहा है न दिखाई दे रहा है, लेके चल रहे हैं, बच्चे तालियां बजा रहे हैं और पीछे पीछे एक कारवां बन गया। बहरहाल तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं वहाँ पे, इन गलियों में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से। अब ये तो बहुत कम होता जा रहा है लंतरानी का दौर, और ये शिफ्ट हो गई है इंटरनेट पे और सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों पे आ रही है। बहरहाल लेकिन अभी भी ये इन गलियों में ये वाकिफ़ है। एक वाक़या बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, मैं बताऊँगा। हमारे एक दोस्त थे, वहाँ इलाहाबाद के पास एक गांव, वहाँ के रहने वाले थे, शहर में पढ़ते थे, बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली से थे। उनकी जब शादी हुई तो किसी मौलवी घराने में की लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग सब दुरूद सलवात पढ़ते हुए आइएगा, यानी रिलीजियस चैंट्स वगैरह गाते हुए आएंगे, वैसे मत आइएगा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। दिल्ली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लड़के थे, उन्हीं ने पहले एक वाइन इकट्ठा की मारुति, उसमें तो बनाया बार, और सब इतनी शराब और नशे में थे कि एक साहब तो रास्ते ही में गिर गए,
उसके मेड़ पे खेत था उसकी, वो वहाँ पे गिर गए। बहरहाल पहुंची बारात किसी सूरत से, तो लड़की वालों ने घर का गेट बंद कर दिया। तो उनके जो शादी कराने के लिए उनके बाप ने अपने रिलेटिव थे सीनियर, उनसे कहा मैं तुम लड़की को ब्याह के लिए आओ। वो लेके गए, उन्होंने देखा गेट बंद है, तो उन्हीं ने अपने जो हलवाए थे उनसे कहा कि गेट तोड़ दो। गेट तोड़ दिया क्या, इतनी लाठियां पड़ी कि गेट टूट गया। बहरहाल ये लोग अंदर गए, मौलवी भाग गया, मौलवी को उठा, कहने लगे 4 लोग गए मौलवी को उठा लाए कि निकाह पढ़ाओ। निकाह हुआ, उसका जैसे ही निकाह खत्म हुआ तो एक साहब खड़े हुए, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वहाँ सब चिल्लाने लगे जितने उनके साथी थे, ये अजय गोयल साहब का नारा था। और फिर सीता मैया की और हनुमान पवन पति हनुमान की जय जयकार, इतनी जय जयकार हुई जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये फिर वाक़या बड़ा मशहूर हुआ और तमाम फैला और लोगों को बड़ा तारीफ। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा था कि इलाहाबाद का कितना सिंक्रेटिक कल्चर है, उसको जब भी हमेशा एक टसल रहा है मौलवी या इस क्लास से जो रिलीजियस होता है, उसको हमेशा इसने अपोज किया लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बड़े लिबरल और कल्चर में। और एक वाक़या मैं आखिर में बताऊंगा, इनका है हमारे उस्मानी साहब का। एक पॉलिटिकल लीडर थे और बड़े मोअज़्ज़िज़ आदमी थे, उनका मौलवी ख़ानदान से ताल्लुक़ भी था। तो वो हज पे जाने लगे, और जब हज पे जाने लगे रेलवे स्टेशन पे 300-400 लोग उन्हें छोड़ने आए, तो उस्मानी साहब बार बार उनका हाथ छूए। इन्होंने कहा भाई घबराओ नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। इनका नहीं आप तो आ जाएंगे लेकिन शायद हाथ ना आए, क्योंकि सऊदी अरबिया में जो चोरी करता था उसके हाथ काट दिए जाते थे। और उनका मिजाज ये था कि वो काफी पैसा लेके काम करते थे लोगों का। तो इसलिए बातें बहुत है करने की, बातें बहुत हैं, वक्त कम है, अगला प्रोग्राम भी होना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर मिलेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। और ये सिंक्रेटिक कल्चर और ये जो यहाँ का एक तहजीब है इलाहाबाद की, बड़ी यूनिक है। आपको, मैं बहुत शहरों में गया, बहुत मुल्क भी गया हूँ, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से बहुत घूमने को मिलता है मुझको, लेकिन वो इलाहाबाद जो है हर जगह मिस करते हैं। और जो इलाहाबाद के लोग हैं बाहर, वो भी रोते रहते हैं इलाहाबाद के लिए। अमेरिका में हैं, गाड़ियाँ हैं, मकान है, सब कुछ है, रो रहे हैं इलाहाबाद के लिए कि यार। और वो जाओ, वो चाहते हैं कि इलाहाबाद जब 60 में जो छोड़ के गया था, वो चाहते हैं इलाहाबाद वैसे ही रहे। जब वो आते हैं उनको बड़ा अफसोस होता है। जो 70 में गया वो चाहता है कि 70 का हो। आशा दीदी के प्रोग्राम सुनते थे, वो चाहते हैं कि वही प्रोग्राम उनको आए, वही गाने सुनने को मिले, वो याद करते हैं। इनके बारे में भी बहुत से पूछते हैं। बहरहाल बहुत बातें, कितनी बात की जाए, ख़ासतौर से इनके बाद तो, इन लोगों के बाद तो बहुत मुश्किल है लंथरानी की बात करना। आपका मैं बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने समय निकाल के हमको दिया, आपका धन्यवाद। हालांकि सदारत का वो हो चुका है, लेकिन उस्मानी साहब एक किस्सा बहुत ज़रूरी सुनाना चाहते हैं। और अभी ये गर्म हुए ही हैं, तो मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। जगदीश गुप्त जी थे यहाँ पे, तो उन्हें एक बार फैशन ड्रेस प्रतियोगिता में बुला लिया गया। तो बोले कि, और लायंस क्लब का फंक्शन था, बोले मैं सोच रहा था कि क्या औचित्य रहा होगा, मुझे फैशन प्रतियोगिता में बुला लिया गया। और फिर सोचते 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 लगा कि मेरी राशि सिंह होती है और ये लायंस क्लब का फंक्शन है। तो संचालक महोदय बोले भाई इनके कहने में न जाइएगा, परसों आर्य कन्या पाठशाला में अपनी राशि कन्या बता के आए। तो इस तरह के दिलचस्प वाक़ये हैं कुछ। और उस्मानी साहब का ये किस्सा ज़रूरी है, इसलिए हम ये आपसे अनुमति चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें तो। हाँ। भाई माफ़ कीजिएगा, एक बात बड़ी अहम थी, जो पढ़ाई की अहमियत का मामला है। कुछ लोग जो बेचारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा बहुत दुकानों में काम करते हैं, चाहते हैं उनकी औलादें, उनके भांजे वगैरह पढ़ जाएं। तो हमारे मोहल्ले में गोला साहब रहते थे, जो गांजा वांजा पीते थे, पोताई का काम करते थे। उनका भांजा भी मेरी तरह 2-3 साल फेल हो गया था। जब रिज़ल्ट आया तो गोला साहब बड़ा स्थिर थे, मोहल्ले में बैठे थे चबूतरे पे और टेंशन में थे कि कपुआ गवाह है, आवेगा लौट के। तो फिर फेल हो के लौट के चला आ रहा था।
तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, कह रहे क्या बताएं मामू फिर फेल हो गए, लगता है कि सब हमसे चढ़े हुए हैं। तो उन्होंने बड़ी गाली दिया उसको और कहा कि तुमने मेहनत तो की नहीं, क्या पास हो गए। तो उनका मेहनत, अरे हम कोचिंग में 2 महीना अपने घर से छोड़ के रहे और पूरे हाथ से अपनी कोचिंग पोत डाला। ये खुद पुताई का काम गोला करते थे, तो उनका पूरे हाथ से हमने अपनी कोचिंग पोत डाला। तो गोला ने बड़ी तारीखी बात कही से अगर पुताई से पास हुआ जाता तो हम 2 चक्कर मलाका के मेडिकल पोता है BBS हो गए होते। मैंने कहा कि ये बात भी बड़ी अहम है। एक अलीगढ़ में एक हकीम बहुत मशहूर थे, हम लोग 4-5 आदमी इलाहाबाद से गए उनको दिखाने के लिए। एक साहब थे, बहुत दिनों से उनको कोलाइटिस हो गया था, पेचिश में सबको हो रही थी, कुछ पानी ख़राब आ गया था। उनकी बड़ी तारीफ सुनी तो हम लोग जब पहुँचे, जब इकट्ठा पहुँचे तो हकीम साहब चौंके कि इतने लोग कहाँ से आ गए। बोले साहब लोग कहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैं आगे गया था। मैंने साहब इलाहाबाद से आज हुए हम लोग। बोले क्या करते हैं, उनका साहब पेचिश करते हैं। तो कहने लगा कि ये कोई पेशा है। मैंने कहा हुजूर जब ज़्यादा हो जाती है तो बनाना पड़ता है। बहरहाल मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहरहाल माफ़ कीजिएगा मैं दोबारा आया। उस्मानी साहब के उद्बोधन के बाद ये लंतरानी अपना संपूर्ण चेहरा अख्तियार कर चुकी है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मैं अब महफिल से उठना चाहता हूँ, मैं अब महफिल से उठना चाहता हूँ, मगर दिल है कि बैठा जा रहा है। मैं तिग्मांशु भाई और जफर भाई को आवाज़ दे रहा हूँ, आएँ और अगले कार्यक्रम की नींव रखें।